in toluene. टोलुइन में हाइपर कंजुगेशन, आप देखें क्या इस टोलुइन में हाइपर कंजुगेशन संभव है? हाँ या ना बोलो। कितने अल्फा एच है? 3, ठीक है ना। ऐसा कोई sp3 कार्बन जो एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो उससे उसमें हाइपर कंजुगेशन होता है। ये है टोलुइन के 3 अल्फा एच। अगर मान लो ये वाला अल्फा एच का सिग्मा बॉन्ड यहां पर आ जाए तो एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन सकती है। क्यों? जिसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेकर रहेगा बिना किसी बॉन्ड के, और यहां पर डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है। अगर दूसरा हाइड्रोजन दूसरा CH बॉन्ड सैक्रिफाइस कर ले तो भी ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां पर बिना किसी बॉन्ड के पड़ा रहेगा। अगर तीसरा हाइड्रोजन ऐसा कर ले तो ये 3 हाइपर कंजुगेबल H हो जाएंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। लेकिन आप देखें बेटे कि क्या इसमें रेजोनेंस भी संभव है आगे? अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर बन गया तो ये नेगेटिव चार्ज आगे रिंग पर डीलोकलाइज्ड हो सकता है। आप देखें यहां पर H+ है, अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां आ जाए पैरा पर तो यहां ऐसे बन जाएगा। फिर अगली बार ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बना ले और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ऑर्थो पर आ जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन से दिया हुआ इलेक्ट्रॉन भी कौन कौन सी पोजीशन से होकर गुजरता है? बोलो। ऑर्थो और पैरा से। हमारी एक बार बात हुई थी कि ऑर्थो पैरा पोजीशंस जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं किसी भी स्थिति में, चाहे कोई डोनर लगा हो चाहे कोई एक्सेप्टर लगा हो। हर स्थिति में ऑर्थो पैरा पोजीशंस ही ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। हाइपर कंजुगेशन से दिया हुआ इलेक्ट्रॉन भी ऑर्थो पैरा से होकर गुजरता है, +m से दिया हुआ इलेक्ट्रॉन भी ऑर्थो पैरा से होकर गुजरता है, -m से दिया हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो पैरा पर ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करवाता है। ठीक है ना। तो ये टोलुइन में हाइपर कंजुगेशन है। एक नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी होता है, -HC। ये कब होता है? इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूं। अगर मान लो टोलुइन के ऊपर CF3 लगा रखा हो तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस हाइपर कंजुगेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इस तरह से होता है। CCl3 हो तो भी हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो हाइपर कंजुगेशन से दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा से होकर जाता है। माइनस हाइपर कंजुगेशन इज डिफरेंट इन विच CH3 शुड बी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। और इसके बाद है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ΔH। जरा सा बस एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी बस सुन लो, उसके बाद लिखते हैं। कोई डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के जब हम बताया था कि अगर हाइड्रोजन और कोई कैटलिस्ट ले लें, ये कैटलिस्ट हो सकता है निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले लें तो आपको तो पता है हाइड्रोजन यहां पर कनेक्ट हो जाता है ऐसे। क्यों? तो ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड और ये सैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कम स्टेबल है और सैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो जब कम स्टेबल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, वो उसको बोलते हैं ΔH। ΔH इज -X किलो कैलोरी। ये जो हीट निकलती है तो माइनस बोलते हैं, हीट अगर सिस्टम को सप्लाई किया तो प्लस बोलते हैं।
ये हीट इसलिए निकलती है क्योंकि सिस्टम स्टेबिलाइज्ड हो गया। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें करोगे अगर तो सिंगल बॉन्ड इसमें भी बन जाएगा और इसमें भी डेल एच निकल जाएगी। डेल एच इज माइनस वाई किलो कैलोरी, ठीक है ना। इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल जाएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक ही फंडा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जरा इसका लॉजिक समझ लो। जो अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास हीट कंटेंट उतना ही कम होगा, तो निकालते समय भी हीट कम निकालेगा। बात समझ में आई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बात समझ में आ रही है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जिस अल्कीन की एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजनेशन के बाद भी कम ही हीट वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तो अब एक फंडा क्लियर हो गया। डेल एच का ऑर्डर बनाना हो तो क्या करें? स्टेबिलिटी का उल्टा। स्टेबिलिटी क्या होती है? अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो डेल एच कम। ठीक है ना। चलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ डेल एच। बताओ भाई। बोलो। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका डेल एच कम होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड ना, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। ये आइसोब्यूटीन है और ये 2-ब्यूटीन है। आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी का उल्टा। अगर आप कहें तो पहले एक एक्सेप्शन बता दूं इधर, एक्सेप्शन ऑफ AeRHI। क्या मैंने आपको बताया AeRHI के बारे में? A फॉर एरोमेटिक, E फॉर इक्वल RS, R इज H एंड I इज इंडक्टिव इफेक्ट। A से मतलब ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम दो एग्जाम्पल्स ले लें, ये फर्स्ट है और ये जो है सेकंड। अल्फा एच काउंट करो, इसमें कितने बोलो? 5 और इसमें कितने? 4। तो कायदे से तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस इज मोर स्टेबल। ये AeRHI का एक्सेप्शन है। कायदे से हाइपर कंजुगेशन जिसमें ज्यादा है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसका रीजन क्या है? हाँ, आपको तो पता है एंगल स्ट्रेन के बारे में। अगर एक्चुअल बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन एंगल से डिफरेंट हो, हाइब्रिडेशन एंगल sp3 का एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री और एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना? 60 डिग्री। तो हम कहते हैं कि ऐसी रिंग में एंगल स्ट्रेन होती है। एंगल स्ट्रेन एक तरह की अनस्टेबिलिटी है और इसकी वजह से रिंग जो है वो रिंग ओपनिंग टेंडेंसीज रखती है। अब जरा इमेजिन करो, कोई रिंग है 3 मेंबर्ड रिंग जिसका एक कार्बन या 2 कार्बन sp2 हो जाए, तो sp2 होने पर रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, और जबकि एक्चुअल एंगल अभी भी 60 डिग्री है। तो क्या एंगल स्ट्रेन बढ़ गया? पहले की अपेक्षा बढ़ गया? एंगल स्ट्रेन के बढ़ने से स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? कोई भी 3 मेंबर्ड रिंग का कोई भी मेंबर sp2 नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि वो तो sp3 होने पर ही एंगल स्ट्रेन रखता है, sp2 होने पर और ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए हालांकि इसमें अल्फा एच ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इसके 2 मेंबर्स sp2 हैं और इनमें दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, इसलिए यू नो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। फर्स्ट इज हैविंग हाई एंगल स्ट्रेन, सो इट इज लेस स्टेबल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोट कर लो। तो ये एक एक्सेप्शन है। हमने एक फ्री रेडिकल लिया है, इथाइल फ्री रेडिकल, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये हाइड्रोजन बिना किसी बॉन्ड के यहां इलेक्ट्रॉन लेकर पड़ा रहेगा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन को उसने सैक्रिफाइस कर दिया। जब तक ये हाइड्रोजन डिस्टेंस मेंटेन करता, दूसरा हाइड्रोजन सैक्रिफाइस कर देगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा हाइड्रोजन भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना? तो ये है 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH bonds, ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का क्या फंडा है? वही ज्यादा अल्फा एच ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख लो। इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इज मोर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विल बी मोर। If number of alpha H is more, stability of free radical is more. बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए जरा देख लो। टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी बताओ, 321 या 123? बोलो बेटे। 321, जैसा कि कार्बोकेटाइंस में होता है। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल्कुल कार्बोकेटाइन के जैसा ही है, ठीक है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट E। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट E लिखो जरा। दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट कॉमा करके लिख लो। अराइजेस एज पर द डिमांड ऑफ रिएजेंट, अराइजेस एज पर द डिमांड ऑफ रिएजेंट and as soon as the reagent is entirely consumed, as soon as the reagent is entirely consumed, the effect vanishes. The effect vanishes. ठीक है? CH2. This is a gas named ethylene. अगर हम इस पर HBr से रिएक्शन करवाएं तो ये H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा, H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना? और तब ये जो एल्कीन है ना, ये H प्लस पर अटैक कर देगा। इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। वैसे तो ये गैस स्टेबल है, सिलेंडर में स्टोर करके रख लो, लेकिन जैसे ही HBr डाला ये अटैक कर देगा।
इन द सेंस ये बॉन्ड इधर टूट गया, जिसपे नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव ने अटैक मार दिया, H प्लस को ले गया, ठीक है ना। तो ये बन गया H के साथ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, और बाद में फिर इसमें Br माइनस आ जाता है, Br माइनस इस पर आ जाता है, और इस तरह से ये एक एडिशन रिएक्शन करता है। इट इज एन एडिशन प्रोडक्ट। जैसे ही HBr पूरी तरह खत्म हो गया, अब CH2 नहीं टूटेगा, अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं टूटेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और ये एराइज ही तब होता है जब व्हाट यू कॉल, जब रिएजेंट की रिक्वायरमेंट हो। अगर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो ये एराइज नहीं होगा, और जैसे ही रिएजेंट खत्म हो जाएगा वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पूरे मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड मोमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, उनके वेक्टर सम को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है ना। वह इधर ध्यान दे बेटा। मान लो हमने ले लिया ये कंपाउंड। मुझे बताओ, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? sp2। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये थोड़ा सा इधर की ओर स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा -I की वजह से, और सिमिलरली ये भी हो जाएगा। इसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं, और इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी कहीं, यही म्यू है, जो कि 0 नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर अपोजिट चार्जेस छोटी डिस्टेंस पर क्रिएट हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। इसमें एक फोर्स काम कर रहा होता है जो प्लस से माइनस की ओर होता है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट म्यू। इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जहां क्यू है चार्ज इन कूलम और डी क्या है? डिस्टेंस इन मीटर, और इसकी यूनिट होती है डेबाई। बात समझ में आ रही है? लेकिन केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें डाइपोल मोमेंट का क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये बताना होता है कि भाई ये पहला है और ये दूसरा है। मान लो ये दूसरा कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इन दोनों में किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किस में कम है, बस इतना ही बताना पड़ता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। बोलो क्या इसका म्यू 0 हो जाएगा? क्योंकि वेक्टर्स सेम लाइन पर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? तो इसलिए बस किसका म्यू ज्यादा है, किसका कम है, और अगर 4 है तो ऑर्डर बना दो, 3 है तो ऑर्डर बना दो, ऐसे होता है, ठीक है ना। जैसे इसका बताओ, बोलो भाई 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो और 1,4 डाइक्लोरो। बोलो किसका ज्यादा होगा? ये 0 ही हो जाना है, बल्कि ये तो 0 हो जाएगा ना। एक ये बता दो टोलुइन का, क्लोरोटोलुइन, ये CH3 के साथ ऑर्थोक्लोरो, मेटाक्लोरो टोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, इसमें बता दो। इसमें उल्टा हो जाएगा। मोस्ट पोलर कौन होगा? 3rd वाला। क्यों? इसमें बताओ, इसमें वेक्टर जो है वो अपोजिट साइड में जा रहे थे, इसमें अपोजिट साइड में आ रहे थे, क्यों? और इसमें ये भी डोनर है और ये भी ड्राइंग ग्रुप है, दोनों सेम साइड में, P+Q इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करो, एक आधा और बताता हूं। काइंड ऑफ कंपाउंड, मान लो यहां Z ले लिया और यहां पर भी Z ले लिया। म्यू विल बी 0 इफ Z इज मोनो एटॉमिक। क्यों? अगर एक ही अकेला एक एटम वाला ग्रुप हो तब तो हो जाएगा, या फिर Z इज लीनियर, ठीक है ना। और F यहां लगा दें, Cl लगा दें, या फिर लीनियर कैसे होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, क्यों बेटा? और C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दें, ठीक है ना।
या फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दें, तो इनका म्यू, सबका म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0। म्यू 0 तब भी होगा जब हमने COO माइनस और COO माइनस ले लिया। क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी। क्यों बेटा? ये तो इक्वल RS बनाते हैं ना, याद है क्या आपको? COO माइनस यहां पर रेजोनेंस करेगा, तो माइनस हाफ दोनों ओर चार्जेस डिस्पर्स हो जाएंगे, तो इसका भी म्यू 0 हो जाएगा। हालांकि COOH का म्यू 0 नहीं होगा। COOH ले लें तो म्यू इज नॉन जीरो, ठीक है ना। अगर हम ये ले लें OH और OH, तो इसका म्यू क्या होगा, 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। आई टेल यू, it is the combination of two structures, one in which both the OH groups are opposite to each other and the other in which both the OH groups are at the same side. तो ये तो 0 और ये नॉन जीरो, तो नेट म्यू के लिए क्या कहोगे? नेट म्यू इज नॉन जीरो। आपको बताऊं, ये जेई में आ चुका है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे और ये भी था उसमें, जेई मेन में आया था। हमारे शीट में होगा ये क्वेश्चन। बॉन्ड लेंगे, ठीक है। A single bond taking part in resonance is shorter than expected. A double bond taking part in resonance is longer than expected. ठीक है ना। इसी तरह से सिमिलरली a single bond taking part in hyperconjugation is shorter than expected. And a double bond taking part in hyperconjugation is longer than expected. एक और बात लिख देता हूं, the CH bond participating in hyperconjugation is longer than normal CH bond. ठीक है ना। कोई सिंगल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में शामिल है या हाइपरकंजुगेशन में शामिल है तो उसकी लंबाई नॉर्मल से कम हो जाती है। कोई डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में शामिल है या हाइपरकंजुगेशन में शामिल है तो उसकी लंबाई नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। कोई ऐसा CH सिंगल बॉन्ड जो हाइपरकंजुगेशन में पार्ट करता है वो थोड़ा लॉन्गर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइपरकंजुगेशन में पार्ट करने वाला जो H है वो टूट जाता है, बार बार बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, इसलिए उसकी एवरेज डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? समझ जाओगे अभी तो नोट करो। मान लो हमने ले लिया CH3 CH2OH, ये फर्स्ट है। CH2 डबल बॉन्ड CHOH,
ये सेकंड है और एक फिनॉल ले लिया, ये थर्ड। तो आप देखें क्या इसमें CO बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये प्योर सिंगल CO बॉन्ड है। क्यों? ये सिंगल CO बॉन्ड है ना, CO बॉन्ड इज सिंगल। इसमें जरा देखो, इसमें क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो कितने RS बन रहे हैं बताओ? 2 RS बन रहे हैं। और उन 2 RS में से एक RS ऐसा है जब C डबल बॉन्ड O मतलब CO बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में रहता है, यानी इसका कुछ लाइफ डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी बीतता है। बात समझ में आई? हम बोलते हैं ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि इसमें PDCH है, हम बोलते हैं कि इसमें PDCH है, ठीक है ना। PDCH का फुल फॉर्म है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो जिस सिंगल बॉन्ड में PDCH आ गया उसकी लंबाई नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाएगी। जिस सिंगल बॉन्ड में PDCH आ गया उसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी कम हो जाएगी, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से। आखिरी वाले में देख लो, इसमें भी PDCH है। क्यों? इसमें भी PDCH है, जरा देख लो कितने RS बनेंगे, बोलो। 5 RS बनेंगे, कुल 5 RS बनेंगे। ये इधर आया, इसने नेगेटिव चार्ज बनवा दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर उतर गया O को प्लस बनाते हुए। अब अगली बार ये नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, बोलो बेटा? पैरा पर। क्यों? फिर अगली बार ये कहां पर आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर। और नेक्स्ट टाइम फिर ये वापस चला जाएगा, ठीक है ना। तो कुल 5 RS होंगे, जिसमें से 3 ऐसी RS हैं जब ये CO बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में रहता है। क्यों? कुल 5 RS हैं, जिसमें से 3 ऐसी हैं जब CO बॉन्ड डबल बॉन्ड की फॉर्म में रहता है, मतलब ये ज्यादा लाइफ डबल बॉन्ड की फॉर्म में रख रहा है, ठीक है ना। तो बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना आप CO बॉन्ड के लिए। सबसे लंबा कौन सा बॉन्ड होगा? फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। सेकंड का आपने फर्स्ट से छोटा क्यों कहा? क्योंकि इसमें PDCH है। थर्ड में भी PDCH है, फिर आपने थर्ड को सबसे छोटा क्यों कहा? शॉर्टेस्ट, क्योंकि PDCH ज्यादा है। वो RS पे डिपेंड करता है, जितने RS उतना ज्यादा PDCH। समझ में आ गई बात? पहले इसको समझ लो एक बार फिर से। हम लोगों ने लिखा है कि जितने सिंगल बॉन्ड है अगर वो रेजोनेंस में शामिल होंगे तो उनकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जो सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल होगा उसकी लंबाई कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसमें PDCH होगा। PDCH क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि वो बार बार रेजोनेंस के चक्कर में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब इसके पास 2 RS है तो 2 PDCH है, इसके पास 5 RS है तो ज्यादा PDCH है। ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो लंबाई क्या होगी? और डिक्रीज हो जाएगी। देखो रेजोनेंस में शामिल होने वाले सिंगल बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है, हाइपर कंजुगेशन में शामिल होने वाले सिंगल बॉन्ड की लंबाई भी कम हो जाती है, लेकिन इफेक्टिव कौन ज्यादा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी ये बात? अब नोट करो। हाँ अब पूछो तुम बेटा, हो गया? बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल ले रहा हूं जैसा पहले लिया था। ये Cl है, CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। मान लो इन बॉन्ड्स की नेमिंग कर देता हूं P, Q और R। चलो बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड का ऑर्डर बताओ। लॉन्गेस्ट कौन सा? P और शॉर्टेस्ट कौन सा? R। क्यों? बोलो क्यों? यहां पर PDCH है, कितने RS होंगे? और यहां पर भी PDCH है, कितने RS होंगे? ज्यादा RS का मतलब कि ज्यादा डबल बॉन्ड के रूप में लाइफ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है आपके लिए,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फिफ्थ। CN बॉन्ड के लिए बताना, नहीं मुझे बारी बारी से बताओ, क्या इसमें PDCH है और RS कितने हैं? 5। इसमें ये प्योर डबल है, क्यों? प्योर डबल बॉन्ड। ये PDCH है और RS है 2, इसमें PDCH है, RS है 3, और ये प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? क्या कहते हो? अब लंबाई बताओ बॉन्ड लेंथ का CN बॉन्ड के लिए बताना। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा? 5th, उसके बाद 3rd, फिर 4th, फिर 1st, फिर 2nd को आपने शॉर्टेस्ट क्यों कहा? डबल बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना? PDCH होने के बाद भी डबल बॉन्ड छोटा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड इनमें शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है ना? एक एग्जांपल और कर देता हूं, प्लीज अलाउ मी। बोलो बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड। लॉन्गेस्ट कौन सा? फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में PDCH है, फिर थर्ड क्या है भाई? डबल बॉन्ड है, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है। समझ रहे हो ना? ट्रिपल विल बी शॉर्टेस्ट। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी लिखो। द कंपाउंड्स विच फुलफिल all the 3 conditions together are aromatic. The compounds which fulfill all the 3 conditions together are aromatic. कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। तो कोई कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम डायग्राम 2D में बनाते हैं। एक ही एक्सेप्शन है, वो बता दूंगा मैं आपको। सेकंड कंडीशन इज ईच मेंबर ऑफ द रिंग must be either sp2 or sp or combination with closed conjugation। वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूं, क्लोज्ड कॉन्जुगेशन। कोई भी मेंबर sp3 नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज total number of pi electrons must be equal to 4n plus 2, where n is 0, 1, 2 or any other positive integer. And this third condition is separately named as Huckel's rule. Huckel's rule, ठीक है ना? कोई ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहली शर्त यही है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना? एन ओपन चेन कंपाउंड कैन नेवर बी एरोमेटिक।
सबसे अच्छा एरोमेटिक का एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन आप देखें साइक्लिक भी है, प्लेनर है या नहीं है इसकी टेंशन ना लें, सारे मेंबर्स sp2 हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? 6। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स हम किसको बोलते हैं? जो p ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो 6 को अगर हमने 4n+2 से इक्वेट किया तो n की वैल्यू क्या आनी है बोलो? 1 हमारी लिस्ट में है, इसका मतलब ये हकल्स रूल को भी फुलफिल करता है और बाकी दोनों कंडीशंस को कर ही रहा है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना? तरह के होते हैं aromatic compounds, mainly are of 2 types: benzenoids. Benzenoids means when at least one benzene ring is present. और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनोइड्स, इसमें विदाउट बेंजीन रिंग। ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को फुलफिल करता है। एग्जाम्पल के लिए नेफ्थलीन, बेंजीनोइड्स में लिख रहे हैं ना, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, दिस इज एंथ्रासीन, या फिर फिनेंथ्रीन, दिस इज फिनेंथ्रीन। ये नाम अगर आपको नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। Benzenoids are those compounds which are having at least one benzene ring present, and non-benzenoids are those compounds which are not having benzene ring but their electronic structure resembles benzene and they fulfill all the 3 conditions of aromaticity. That's why they are aromatic. ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट डे हम लोग नॉन बेंजीन